प्रेसिडेंट भी अब इम्कान है कि दौरा करने वाले हैं पाकिस्तान का, और जो गैस पाइपलाइन है उस पर भी कोई डिस्कशन होगी। आपको लगता है कि अमेरिका कोई पाकिस्तान को इम्यूनिटी दे सकता है? अदरवाइज़ वो जो सैंक्शंस के ऐलानात हैं वो तो काफ़ी संगीन है। ईरान इज़ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट हैवीली सैंक्शन कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और पिछले चंद दिनों के वाकयात की वजह से शायद सैंक्शंस, नई सैंक्शंस आए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई वेवर मिलेगा। वेवर देने के लिए बहुत ही एक्सेप्शनल बात होती है, या तो पाकिस्तान को ऐसी चीज कर रहा हो अमेरिका के लिए जिसके लिए पाकिस्तान को वेवर देना जरूरी हो। उन्होंने भारत को कुछ चीजों में वेवर दिया, लेकिन वो भी बड़ा मशरूत, बड़ा महदूद। तो मेरा ये नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को इतनी आसानी से ये वेवर मिल सकेगा। असल मसला पाकिस्तान के लिए यह है कि इस पाइपलाइन के लिए जो सरमाया पाकिस्तान को चाहिए वो या कर्जे से आएगा या सरमायाकारी से आएगा, और दोनों सूरतों के अंदर जो पाबंदियां हैं या सैंक्शंस हैं उनका इतलाक होगा। लेकिन इसके बावजूद मैं ये जरूर कहूंगा कि ईरान के सदर का पाकिस्तान आना या पाकिस्तान के सदर का ईरान जाना एक लॉजिकल सी बात है, और अमेरिका भी उस पर कभी नाराज नहीं हुआ, क्योंकि ये दो पड़ोसी ममालिक हैं और पड़ोसी ममालिक की बहुत सी बातें होती हैं जो उन्हें एक दूसरे से करनी होती हैं। लेकिन माजी में इसको रीजनल कॉन्टेक्स्ट में देखा करते थे लोग, और सऊदी अरेबिया की भी खासी इंपॉर्टेंस थी हमारे ईरान के ताल्लुकात को लेकर। अब आपको लगता है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो किसी हद तक नॉर्मलाइजेशन का आगाज़ हम सुन रहे थे कि हो रहा है, उससे कुछ ऐसा चेंज आया है कि पाकिस्तान दोनों से इक्वली इंगेज कर सकता है इस पॉइंट पे? इक्वली के ऊपर तो मैं जरा एहतियात करने को कहूंगा, क्योंकि हमेशा ताल्लुकात उससे ज्यादा होते हैं जिससे आपके मफादात ज्यादा वाबस्ता हों। लेकिन ये कि दोनों से ताल्लुकात रख सकेगा और उसमें दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। मसलन ये कि सऊदी वफ्द आया तो उसने पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि ईरानी सदर को क्यों बुला रहे हो, और ईरानी सदर आएंगे तो सऊदी ये नहीं कहेंगे कि आप क्यों बुला रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये एक सतह आ गई है हमारे ताल्लुकात में, और ये पाकिस्तान के लिए शायद अच्छी बात है। और यूएस की तरफ से जो ईरान इसराइल तनाज़े के ऊपर कहा जा रहा है कि रिस्ट्रेंट शो की जाए, आपको लगता है कि उसकी वजह यह है कि पॉपुलर ओपिनियन यूएस के अंदर भी चेंज हो रही है? प्रोटेस्ट बहुत हुए पिछले 1-1.5 साल में, हमने देखा वहाँ पे। देखिए, मैं अब उम्र के उस मरहले में हूं जहां उतनी जल्दी एक्साइट नहीं हो जाता रोजमर्रा की खबरों से, ना ही प्रोटेस्ट के ऊपर, रिएक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेशन करने लगता हूं कि ये सारा कुछ किसी के प्रोटेस्ट की वजह से हुआ है। अमेरिका की पॉलिसी में एक बुनियादी फ्रेमवर्क है, और वो फ्रेमवर्क ये है कि मसले फलस्तीन का लॉन्ग टर्म हल जो है, मसला फलस्तीन और इसराइल का, वो ये है कि दो रियासतें हों। और ये प्रेसिडेंट ट्रूमन के जमाने से ये अमेरिका की पॉलिसी है, दो रियासतें होनी चाहिए, एक फलस्तीनी रियासत, एक इसराइली रियासत। अब उनको ये लग रहा है कि नेतन्याहू साहब की पॉलिसियां जो हैं वो दो रियासती हल के दरवाजे बंद कर रही हैं, तो वो थोड़ी सी सख्ती कभी कभी करते हैं, ताकि एक तरफ अमेरिका में रायामा भी और जो इलीट राय है वो भी प्रो इसराइल है, लेकिन प्रो इसराइल होने के बावजूद वो ये भी नहीं चाहते कि फलस्तीनियों को कुछ भी हक ना दिया जाए। तो इसलिए उसको वो एक बैलेंसिंग एक्ट है जो वो करने की कोशिश करते रहते हैं। जो रह गया मामला ईरान और इसराइल का, तो वो फलस्तीनी मामले से अलग है। आप देखें कि ईरान ने भी जो हमला किया इसराइल के ऊपर, वो फलस्तीन में होने वाली जातियों के रिएक्शन के तौर पे नहीं किया, बल्कि अपने पास जर्नैलों के मारे जाने के ऊपर किया। तो उसमें ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात की कशीदगी के असबाब अलग हैं। लेकिन जो रिस्ट्रेंट की बात है वो तो इस वजह से है कि कोई भी इस पूरे खित्ते में, जो कि एक रिसोर्स रिच खित्ता है, उसमें वसी जंग कोई नहीं चाहता। ना अरब ममालिक चाहते हैं, ना इसराइल चाहता है, और ना ईरान चाहता है, ना अमेरिका चाहता है। तो इसलिए ये बयानात इसलिए दिए जाते हैं रिस्ट्रेंट के, ताकि इससे ये सिग्नल मिले दूसरों को कि भाई जो स्टेटस को तुमने रखा हुआ था उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना करो। सब ये समझते हैं कि अगर एक ने दूसरे के किसी को मारा तो उसके जवाब में शायद कार्रवाई करनी पड़े, लेकिन बस कार्रवाई करके हाथ रोको और पीछे हटो। तो इसलिए अमेरिका ने ये बयान दिया है, इसलिए नहीं दिया कि किसी ने कोई जुलूस निकाला था व्हाइट हाउस के सही। हक्कानी साहब, पीटीआई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि 2 अड्डे तो अमेरिका को मिल भी चुके हैं, और ईरान और इसराइल की जो कन्फ्रंटेशन थी इसमें पाकिस्तान ने कोई बयान ही नहीं दिया, सब कुछ ख़राब कर दिया, बेच दिया। आपको लगता है कि ये कोई रियलिस्टिक चीज़ें हैं जो कही जा रही हैं? देखिए, शेर अफजल मरवत साहब पता नहीं मुझे कि क्या कंज्यूम करते हैं, क्या नहीं करते, कौन है, मैं कभी मिला नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ उनकी बातें मैं देखता हूँ उससे तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि वो किसी और घोड़े पर सवार किसी और सैयारे के ऊपर हैं।
आज उन्होंने सऊदी अरब पर भी इल्ज़ाम लगा दिया है, और उसके फरमानरवा पर जो वहाँ के वली अहद हैं उन पर, कि जी वो भी शामिल थे। इससे पहले खुद खान साहब मुझ पर भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं, जनरल बाजवा पर भी लगा चुके हैं, अमेरिका पर भी लगा चुके हैं, डोनाल्ड लू पर भी लगा चुके हैं, मोहसिन नकवी पर भी लगा चुके हैं। तो ये इल्ज़ाम वगैरह ये है कि अब माशाल्लाह पाकिस्तान में टीवी के चैनल बहुत हैं और आप लोग हर जगह कैमरा लेके पहुंच जाते हैं, और बाज़ लोगों के पास इतना मगज होता नहीं कि कुछ पढ़ लिख के सोच समझ के कोई नई बात कर सकें, तो वो इस तरह की बातें कर देते हैं। कौन से अड्डे पाकिस्तान में, अगर कोई तांगे के अड्डे अभी बाकी हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें से कोई अमेरिका को दे दिया गया है उसका ठेका, तो मुझे इल्म नहीं है उसका। अमेरिका को ना पाकिस्तान में इस वक्त अड्डों की जरूरत है, ना मेरा ख्याल है पाकिस्तान अमेरिका को कोई अड्डा देगा, और ना ही पाकिस्तान के मफाद में है कि कोई अड्डा किसी गैर मुल्की ताकत को दिया जाए। तो इसलिए ऐसे माहौल में किसी फर्द की बात जिसको मैं जानता नहीं, उसकी बात का तो मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन जो बात आपने कही है वो बात माजरत के साथ बहुत ही अहमकाना है। सही। और आखिरी सवाल वकानी साहब, ये इंडिया में भी इलेक्शन का साल है और बीजेपी के हवाले से मुझे याद है जब खान साहब वज़ीर आज़म थे उन्होंने कहा कि अगर वो जीत जाएं तो बेहतर है, क्योंकि कांग्रेस हमसे बात नहीं करती हिस्टोरिकली। आपको लगता है कि इस स्टेज के ऊपर अब चूंकि पाकिस्तान में एक आर्गूमेंट शुरू हुआ था कि ट्रेड होनी चाहिए, फिर उसको वापस लिया गया, कितनी इंपॉर्टेंस है इंडियन इलेक्शंस की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान? देखिए, इंडिया के इंतखाबात में जो भी कामयाब हो, और ज्यादा कामयाबी का इम्कान लोग कहते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का ही है। जो भी कामयाब होगा वो दो बातें जरूर कहेगा। एक तरफ वो कहेगा कि पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी के इल्जामात हैं उनके बारे में अपना मौक़िफ़ किसी तरह बदलना होगा, साफ करना होगा। जिन लोगों ने माजी में ऐसी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया है, जिनका निशाना इंडिया बना है, उन लोगों के खिलाफ कोई इक़दाम करने का कम से कम ऐलान करना होगा या एतराफ़ करना होगा। और दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो एक मुस्तकिल मखासमत की फजा है वो खत्म करनी होगी। इस बात का कोई इम्कान नहीं कि जो भी इंडिया से मुंतखब होके आएगा वो कहेगा जी हमसे कश्मीर ले लो और आओ हमसे दोस्ती कर लो और तिजारत कर लो। ऐसा तो होगा नहीं। तो जब ऐसा नहीं होगा तो इसलिए इस बहस में पढ़ने की क्या जरूरत है कि कौन वहां की हुकूमत में होगा, कौन नहीं होगा। जो भी वहां की हुकूमत में होगा पाकिस्तान को उससे डील करना होगा, उसको पाकिस्तान से डील करना होगा। दो पड़ोसी ममालिक हैं, पड़ोसी ममालिक को पड़ोसी ममालिक की तरह रहने का सलीका सीखना होगा और एक दूसरे के साथ दुश्मनी खत्म करनी होगी। कौन इसमें हाथ बढ़ाकर इसको बेहतर तरीके के साथ कर सकता है, कौन मुलाकात करके भारत के वजीर आजम से उसके बाद कारगिल नहीं होने देता, ये वक्त हमें बताएगा, ताकि ये मामला भी ना किसी तरह आगे चल के हल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमसाया ममालिक को इंगेज करना चाहिए। कोई भी हुकूमत, कोई भी पार्टी हिंदुस्तान में जीतती है तो इंगेज किए बगैर कोई और रास्ता नहीं है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।